स्वागत है आप सभी लोगों का डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स में। मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो अगर आज के टाइम में अगर हम किसी से पूछें कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि एटम जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। दो तरह का पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उनके चारों तरफ एक सर्कुलर फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये तो हमारी हो गई आज की समझ जो एटम के बारे में है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि शुरू से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमारी समझ ऐसी नहीं थी। तो शुरू शुरू में बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आए, जिनमें डाल्टन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का प्लम-पर्डिंग मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल उनमें से बहुत ही प्रमुख हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली परफॉर्म किया था गीगर और मॉर्टसन ने। तो उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट का क्या सेटअप था, तो उन्होंने क्या चूज किया, इन्होंने एक नेचुरल अल्फा सोर्स यूज किया। नेचुरल अल्फा सोर्स से क्या मतलब है, उन्होंने एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जो नेचुरली अल्फा पार्टिकल इमिट करता था। तो ऐसे सोर्सेज नेचुरल अल्फा सोर्सेज कहलाए, और उन्होंने उसको एक लेड के बॉक्स में बंद किया और एक छोटा सा एक अपर्चर होल बना दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं कलेक्टर, और ये है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, इसकी जो थिकनेस थी, जैसा कि ये जो आर्टिकल बगल में आपको दिख रहा है, ये अर्नस्ट रदरफोर्ड का ओरिजिनल आर्टिकल है उनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इसमें इन्होंने क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो गोल्ड फॉइल चूज की थी उसकी जो थिकनेस थी वो इसमें लिखा हुआ है 0.00004 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 4 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने नेचुरल अल्फा सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस की, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना ही डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए सीधे निकल गए, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनमें उनके पाथ में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो वापस यू टर्न लेते हुए अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आ गए। मतलब टारगेट पे कोलिजन हुआ उनका, बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को टारगेट पे, और आफ्टर द कोलिजन वो वापस उसी उसी पाथ को चूज करते हुए वापस आ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम टोटल 20,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करें गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जिनके पाथ में 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन आता था। तो ये तो था ऑब्जर्वेशन गीगर मॉर्टसन के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो अब इन ऑब्जर्वेशंस को बेस बना करके रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, और उस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फेरिकल शेप का होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है और स्फेरिकल शेप का होता है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एटम के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और इस सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इस न्यूक्लियस को बोला कि इस पे कोई सर्टेन पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्ज, जितने भी तरह के पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर, वो इसके सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड होते हैं। और उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियर के चारों तरफ। और क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच एक कूलॉम फोर्स लगता है, सेंट्रिपेटल फोर्स लगता है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्टेबल स्टेबल पाथ में बनाए रखता है, और ये सर्कुलर चक्कर लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ काटते रहते हैं। लेकिन
इस मॉडल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या-क्या थे, जिसके कारण एक नया एटॉमिक मॉडल नील बोर ने प्रपोज किया, जिसको बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में हाई वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव कर रहा है हाई स्पीड से। तो मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है, उसकी स्पीड तो सेम है, लेकिन हर एक पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रही है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लगातार चेंज हो रही है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उनमें एक एक्सेलरेशन है, वो सर्टेन एक्सेलरेशन, वो या तो एक्सेलरेट कर रहे हैं या तो फिर डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो ऑब्वियसली या तो एक्सेलरेट करेगा या तो डी एक्सेलरेट करेगा। ये डिपेंड करेगा कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या फिर मतलब जो चेंज हो रहा है वो बढ़ रहा है या फिर वेलोसिटी जो है कम हो रही है। तो उस हिसाब से हम बताएंगे कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फिर मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोडायनेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि ये जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ये लगातार अगर ऐसे ही मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ हाई स्पीड से, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। इन दैट केस ये अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब ये अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा तो इसकी जो ऑर्बिट है वो लगातार श्रिंक होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो एटम का एग्जिस्टेंस है वो रहेगा ही नहीं। यानी कि ये सबसे बड़ा ये जो ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, जिसने एटम के एग्जिस्टेंस पे ही एक क्वेश्चन मार्क ला करके रख दिया। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हम जो एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, उनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स का एटॉमिक मॉडल।